तो स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हम लोग स्फेरिकल शेल की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके थे गॉस लॉ से, है ना। आज गॉस लॉ की हेल्प से नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, है ना। यही बचा था आपका कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, आपका नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर और कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर के लिए, तीनों के लिए हमने कल पिछली क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली हुई थी। तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर बचा था, उसके लिए आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, है ना। तो देखिए बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे निकालेंगे। तो ये मैं यहाँ पे स्फीयर बना लेता हूँ। यहाँ पर देखें, ये आपका स्फीयर हो गया और ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, मतलब इसमें वॉल्यूम में चार्ज हो सकते हैं। क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है तो इसमें चार्ज फ्लो नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं हो सकते, तो सरफेस तक नहीं आएंगे जैसा कि कंडक्टर्स में हो जाता था, है ना। तो ये कहाँ पे रहेंगे बच्चों, अब ये वॉल्यूम में है, अंदर भी चार्ज है, सरफेस पे भी चार्ज है, हर जगह पे चार्ज है। और इसकी रेडियस बच्चों आर है ना, ये हमने बता दिया आपको। और क्योंकि इसमें वॉल्यूम में चार्ज है तो इसमें आपको डिफाइन करना पड़ेगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो हम डिफाइन कर देते हैं इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो कूलम पर मीटर क्यूब है। और अगर आप चाहो तो टोटल चार्ज जो इसमें है तो टोटल चार्ज आप क्यू मान सकते हो, है ना। तो रो जो है वो आपकी चार्ज डेंसिटी हो गई, और अगर हम टोटल चार्ज मानना चाहें तो इस पूरे स्फीयर में टोटल चार्ज आपका क्यू है ना बच्चों। और अगर आप चाहें तो यहां से आप जो रो है डेंसिटी है आपकी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, उसकी वैल्यू भी आप लिख सकते हो बहुत अच्छे से। इसकी रेडियस अगर आर है तो आपको पता है क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप इसके लिए लिख सकते हो टोटल चार्ज अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर मुझे इसको कहीं पे यूज लेना होगा तो मैं इसको इस तरीके से यूज में ले लूंगा, है ना। तो आई थिंक आपको यहां तक बात क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड तीन जगहों पे निकाल दी जा सकती है, एक आउटसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, एक एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर और एक इनसाइड पॉइंट, है ना। तीन जगहों पे निकाल सकते हैं। तो जल्दी जल्दी हम तीनों जगह पे निकाल सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपका है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एट आउटसाइड पॉइंट, है ना। अब एट आउटसाइड पॉइंट का मतलब ये होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि इसकी रेडियस तो कैपिटल आर है, लेकिन आपका सेंटर से जो पॉइंट की दूरी है स्मॉल आर, वो स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर होना चाहिए, है ना। तभी तो वो आउटसाइड पॉइंट बनेगा। जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो दूरी रेडियस से बड़ी होनी चाहिए, तभी वो आउटसाइड पॉइंट है ना। इसमें तो हमें कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जब आपने आउटसाइड पॉइंट माना है तो इस पॉइंट से पास होने के लिए, इस पॉइंट से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस बच्चों कैसा मानेंगे ताकि हमारा इंटीग्रेशन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो अब आप तो बहुत अच्छे से जान ही चुके हो कि हमें कैसे सिलेक्शन करना चाहिए। क्योंकि ये स्फीयर है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियल होगी, तो हमें स्फेरिकल शेप मान लेना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियल है और आपका बच्चों क्या रेडियल हो जाएगा, एरिया वेक्टर। तो एंगल हमेशा फिक्स हो जाएगा और सेंटर से इसकी दूरी बराबर बराबर है, तो हम बोल सकते हैं सिमेट्री से कि इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर कैसा है, सेम है ना। तो यहां से इजिली हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो एट आउटसाइड द पॉइंट अब आप गॉस लॉ लगा दो, मतलब जो आपने एप्लीकेशन पढ़ा है उसको लगा दे। तो हमने यहाँ पे फ्लक्स दो तरीकों से कैलकुलेट करना होता है, एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएस वाले तरीके से, और उसको गॉस लॉ से इक्वेट करना पड़ता है, मतलब क्यू एनक्लोज्ड अपॉन बच्चों कितना एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसी को तो लगाते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको मिल जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटसाइड पॉइंट पे गॉसियन सरफेस पे दूरी बराबर है तो ये कांस्टेंट होगी, तो इसको हम ई आउटसाइड लिख सकते हैं। ds इज द स्मॉलर अमाउंट ऑफ एरिया, और हर पोर्शन पर आपका जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है, तो cos ऑफ जीरो लिख सकते हैं, cos जीरो इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो बच्चों इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, क्लोज्ड लूप इंटीग्रल ऑफ ds बचेगा। और क्यू एनक्लोज्ड कितना बच्चों, ये जो रेड कलर का आपका गॉसियन सरफेस है इसके पूरे अंदर ये पूरा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इसके अंदर है, मतलब ये पूरा चार्ज अंदर है। तो क्यू एनक्लोज्ड भी आपका टोटल कैपिटल क्यू के बराबर है, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और ds को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, इंटीग्रल ds टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है बच्चों वो r है, स्मॉल r, कैपिटल R नहीं है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो ई आउटसाइड इंटू 4 पाई
स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर नहीं, है ना, और इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे ले जाओ तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। और अगर आपको याद हो तो ये इस तरीके का है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K लिख सकते हैं, तो KQ अपॉन आर स्क्वायर, है ना बच्चों। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बच्चों हमने कहा देखी थी, पॉइंट चार्ज की वजह से। यानी कि आपका नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर भी पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करता है, विच इज कंसंट्रेटेड एट सेंटर। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकाल रहे हो, आउटसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, है ना। तो हम इस बात को यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं कि चार्ज्ड, यहां पे आप लिख लो चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग solid sphere will act as a point charge concentrated act as a point charge concentrated at center of sphere for outside electric field या आउटसाइड पॉइंट, है ना। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो हॉलो चार्ज स्फीयर भी आपका कंसंट्रेटेड होता है सेंटर पे, पॉइंट चार्ज की तरह मान सकते हो, या सॉलिड जो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है उसको भी आप कंसंट्रेटेड एट द सेंटर मान सकते हो। मतलब कुल मिला के जहां जहां आपको स्फीयर आ सकता है वहां पे आप उसको पॉइंट चार्ज की तरह मान सकते हो, कंसंट्रेटेड एट सेंटर, है ना, और आप इजिली सॉल्व कर लो। तो ये आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं। चलिए, अब ये पहला वाला हो गया, आउटसाइड हमने निकाल लिया, है ना बच्चों। अब सेकंड पार्ट हम करते हैं और हम इनसाइड एट द सरफेस निकालते हैं। तो एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, आपको पता है सरफेस जो होगा स्फीयर का, उस पर स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा। जब बच्चों आप सरफेस पे आ जाओगे तो ये स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर की वैल्यू रख दें तो क्या मिलेगा, देखो बच्चों। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं E एट द सरफेस, तो E एट द सरफेस आपको मिल जाएगा KQ बाई कैपिटल आर स्क्वायर, है ना। या फिर आप वही K का वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हो, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, है ना बच्चों। अगर आप चाहो तो इसको रो के टर्म्स में भी लिख सकते हो। देखो इस पूरे फॉर्मूले को आप रो के टर्म्स में कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे देखो Q की वैल्यू आप रो के टर्म्स में लिख दो, तो Q की वैल्यू रो के टर्म्स में क्या होगा, रो इंटू दिस वॉल्यूम। तो आप चाहो तो रो के टर्म में भी लिख लो, कभी कभी आ जाता है, तो आपको ये भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखिए Q की वैल्यू हम लिखेंगे तो रो इंटू दिस वॉल्यूम, तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई आपका नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर क्यूब और आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 पाई कैंसिल हो गया, ये 3 नीचे आ जाएगा, तो ये बचेगा, यहाँ पे एक आर बचा है, तो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको ये फॉर्मूला भी याद है तो बहुत अच्छा है रो के टर्म्स में। तो एट द सरफेस जो आपकी चार्ज डेंसिटी होती है बच्चों, सॉरी, एट द सरफेस जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में, वो रो के टर्म्स में होती है कितनी, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद आपका थर्ड स्टेप, भाई थर्ड, अब हमारे को कहाँ के लिए प्रूफ करना है बच्चों, अब हमको प्रूफ करना है इनसाइड। तो इनसाइड द स्फीयर, तो इनसाइड अगर पॉइंट के लिए बात करें, इनसाइड पॉइंट के लिए, तो जो आपका स्मॉल आर है इट मस्ट बी लेस देन कैपिटल आर, है ना, ऐसा होना चाहिए। देखो अब ये जो आपका कोई पॉइंट है ये इनसाइड द स्फीयर है, तो सेंटर से इसकी दूरी स्मॉल आर है, वो किससे छोटी होनी चाहिए बच्चों, वो आपका कैपिटल आर से छोटा होना चाहिए। अब देखो इसमें फिर से आप लगा लोगे वही गॉसियन सरफेस, डायरेक्ट हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं उसको, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर इंटीग्रल ई इनसाइड डॉट ds इंटू कॉस जीरो, है ना।
ये सब आप जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन होगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों ये क्यू एनक्लोज्ड कितना होगा आप खुद सोचो, आपका पर यूनिट वॉल्यूम रो है। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना वॉल्यूम है, देखो आप, यही वॉल्यूम है ना जो गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम है, वही वॉल्यूम तो गॉसियन सरफेस के अंदर होगा, यानी उतना ही चार्ज होगा जितना वॉल्यूम गॉसियन सरफेस का है, वही अंदर होगा गॉसियन सरफेस के, है ना, बाकी का चार्ज बाहर आ जाएगा। तो हम क्यू एनक्लोज को क्या लिखते हैं, हमारी जो चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो रो कूलम पर मीटर क्यूब है। तो सोचो ये जो गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम है इसमें कितना चार्ज होगा, रो इंटू वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस, वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाई गॉसियन सरफेस। तो वो कितना है बच्चों, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। देखो गॉसियन सरफेस का इनसाइड वाला जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर क्यूब लिखेंगे, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, तो ये ई इनसाइड आपका बाहर आ जाएगा क्योंकि सिमेट्री है, ds cos 0 तो 1 हो गया, और इंटीग्रल ऑफ ds, तो ये गॉसियन सरफेस पे लगा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, तो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से कितना जाएगा बच्चों, 4 इंटू रो इंटू पाई इंटू आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से देखो बच्चों आर स्क्वायर और आर क्यूब, तो यहाँ पे एक आर बचेगा, 4 पाई गया 4 पाई गया, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई बच्चों आपका, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आई आपका रो, एक आर बचा यहाँ पे, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। देखो ये फॉर्मूला है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के सरफेस पर, मतलब आपका नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के इनसाइड किसी भी सेंटर से किसी भी आर दूरी पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों, वो होता है रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो इसको आप याद रखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक। और उसके बाद यहां पे अगर आप सेंटर पे चले जाओ बच्चों, सेंटर पे सी पे सेंटर पे, तो सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आप खुद बता सकते हो, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी क्योंकि आर 0 हो गया, इनसाइड ये फॉर्मूला है और सेंटर पे आर 0 है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों 0 हो गई। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, लीनियर वेरिएशन देखो यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, और जब आउटसाइड हो गए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है, तो उसका आंसर क्या होगा, ट्रू की फॉल्स, तो फॉल्स होगा, हमेशा नहीं होती है। देखो यहाँ पे नहीं है, इस वाले में अगर आप अंदर आ गए हो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है ही नहीं। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर पॉइंट चार्जेस के लिए होती है, हमेशा नहीं होती है, हर किसी के लिए नहीं होती है ना। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, है ना। तो कई बार आपको ट्रू फॉल्स में ऐसी स्टेटमेंट पूछ लेता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट, है ना। वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस की वजह से होती है या फिर आउटसाइड द स्फेरिकल सरफेस होती है। इनसाइड में अगर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगी, ठीक। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर है। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं, अच्छा यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हो, ये रो की वैल्यू क्यू अपॉन में यहाँ पे रख के देखना, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का आप फॉर्मूला किसके टर्म्स में भी निकाल सकते हो बच्चों, क्यू के टर्म्स में, है ना। अब यहाँ पे आप रो की वैल्यू क्यू के टर्म्स में रखना, उसको सॉल्व करना, ये आपके लिए होमवर्क है। जब आप सॉल्व करोगे तो ये चीज आ जाएगी के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, है ना। तो ये कैपिटल क्यू के टर्म्स में, और के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो ना। तो अगर दोनों फॉर्म में आपको याद है तो बहुत ही अच्छा है, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, क्योंकि पोटेंशियल निकालते समय हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, है ना। तो के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब, है ना, और रो के टर्म्स में रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, तो याद रखिएगा, है ना। बहुत आसान फॉर्मूले हैं ये। अब इसके लिए हमें ग्राफ बनाना है, जैसे हमने कल किसके लिए बनाया था पिछले लेक्चर में, आपका हॉलो स्फीयर के लिए, तो हमें नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए भी ग्राफ बनाना है। तो देखो यहाँ पे मैं बना रहा हूं अलग से, तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये आपका सेंटर वाला पॉइंट हो गया, सेंटर वाला, ये आपका स्मॉल आर जब सरफेस पे आ गया, तो स्मॉल आर इज इक्वल्स टू रेडियस, है ना। तो यहां से क्या हुआ कि पहले सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, फिर वो बढ़ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, मतलब स्ट्रेट लाइन में बढ़ रही है ऐसे,
ऐसे। कब तक बढ़ती है? जब तक आप सरफेस पे नहीं आ जाते। फिर सरफेस पे आके ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ये मैक्सिमम हो जाती है। ये क्या हो जाती है बच्चों? मैक्सिमम, डेट इज के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, या रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। और उसके बाद फिर आप आउटसाइड पे आ जाते हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर वेरी करती है ऐसे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², और इनसाइड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², और ऐसे डिक्रीज कर जाती है और इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगी। तो आई होप आपको ग्राफ भी क्लियर होगा, और हमने तीनों रीजन में कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है ये भी क्लियर होगा, है ना। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जिसकी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करना है वो है हॉलो चार्ज सिलेंडर या फिर इन्फिनाइट वायर। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमने जब शुरुआत की थी एप्लीकेशन की, तो जो पहले पहले जो हमने एप्लीकेशंस किए थे उसमें हमने एक इन्फिनाइट वायर का एप्लीकेशन किया था, जिसके कारण किसी भी आर दूरी पर अगर लैम्डा कूलम पर मीटर है, मतलब इस वायर के पर यूनिट लेंथ पे लैम्डा चार्ज है, तो किसी भी आर दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी बच्चों, वो हमने सीखा था 2k लैम्डा बाई आर, है ना, अगर आपको याद हो तो। ये हमने निकाला हुआ है, ठीक। तो वहां पर जब मैंने ये डिस्कशन किया था कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, तो आपको ये नहीं बताया गया था कि ये जो वायर है इन्फिनाइट वायर, ये हॉलो है कि सॉलिड है। भाई वायर दो प्रकार के हो सकते हैं ना, या तो ये हो सकता है कि हॉलो सिलेंड्रिकल वायर हो, या ये हो सकता है कि सॉलिड वायर हो। तो यहाँ पे अब हम उसके अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस वायर को बड़ा किया जाए और ये देखा जाए कि ये हॉलो है कि सॉलिड है, तो फिर इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेंगी, है ना, मतलब इनसाइड द पॉइंट कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम निकाल पाएंगे। तो उसी को हम यहाँ पर बच्चों अब सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा केस ले रहे हैं इसी वायर का, ये मान के चल रहे हैं कि इस वायर का जो आपका चार्ज है, वो हॉलो सिलेंडर में है। मतलब जो आपका इन्फिनाइट वायर है वो हॉलो शेप का है ना, मतलब अंदर से हॉलो है, ये हम समझ लेते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे वायर बना देता हूं। तो बच्चों ये आपका वायर है इन्फिनाइट वायर, इस तरीके से थोड़ा ऐसे बना लेते हैं, बड़ा करके बना लेते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना जाए। और ये वायर की एक्सिस है, और ये सिलेंड्रिकल वायर है, और ये वायर हॉलो है ना, अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ सरफेस है इसमें। और ये बच्चों ऐसे करके कहां तक गया है? इन्फिनिटी तक। और नीचे भी कहां तक गया है? इन्फिनिटी तक, है ना। वही अपना हॉलो सिलेंड्रिकल इन्फिनाइट वायर है, ठीक। तो अब इसके लिए भी हम तीन रीजन पर क्या निकाल सकते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। एक आउटसाइड द वायर, एक सरफेस पर, और एक इनसाइड द वायर। तो इसको देखते हैं हम लोग कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका जो आपका पर यूनिट लेंथ जो चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा कूलम पर मीटर, है ना। इस वायर में, सिलेंड्रिकल वायर में, जो पर यूनिट लेंथ, भले ही चार्ज सरफेस पे है लेकिन पर यूनिट लेंथ जो चार्ज है वो हमें गिवन है लैम्डा कूलम पर मीटर, है ना बच्चों। क्योंकि जब आपने इन्फिनाइट वायर का किया था तब आपको नहीं बताया गया था हॉलो है कि सॉलिड है, लेकिन हम यहाँ पर इसको पहले हॉलो मान के कर रहे हैं, फिर एक और करेंगे जिसमें हम इस वायर को सॉलिड मानेंगे, ठीक बच्चों। तो इसकी पर यूनिट लेंथ जो चार्ज डेंसिटी दी गई है वो आपकी लैम्डा कूलम पर मीटर दिया गया है, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड तीन रीजन पे निकाला जा सकता है, एक आउटसाइड द पॉइंट, एक सरफेस पर हॉलो वायर के, और एक इनसाइड पॉइंट पर। तो यहाँ पे सबसे पहले आउटसाइड पे निकालते हैं। अच्छा, ये जो हॉलो सिलेंड्रिकल वायर है आपका इन्फिनाइट वायर, इसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर ले लेते हैं अपन, है ना। इसका रेडियस आपका कैपिटल आर हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भाई सबसे पहला आउटसाइड द पॉइंट, मतलब आउटसाइड पॉइंट, है ना। तो इस वायर के आउटसाइड पॉइंट की बात कर रहे हैं। आउटसाइड पॉइंट का मतलब वैसे ही कि जो स्मॉल आर है, एक्सिस से जो दूरी है, एक्सिस से जो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे हमें निकालना है, वो पॉइंट बच्चों किससे बड़ा है? रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल वायर से बड़ा है, ठीक। अब इसके लिए हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके पहले हम इसके लिए निकाल चुके हैं। याद है आपने ऐसे गॉसियन सरफेस मान लिया था और वहां से निकाला था, तो वही डेरिवेशन आपको यहाँ फिर से करना पड़ेगा, इसलिए इसको हम दोबारा नहीं कर रहे हैं। इसका रिजल्ट हम ऑलरेडी जानते हैं, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्योंकि जब आपको इन्फिनाइट वायर के लिए मैंने बताया था तब आपको कुछ नहीं बताया गया था कि वो हॉलो है कि सॉलिड है, तो वो वैलिड है हर किसी वायर के लिए। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ही होगी, है ना, तो उसको दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो आपका आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है ई आउट, वो कितना आएगा बच्चों? 2k लैम्डा बाई आर।
और अगर आप चाहो तो k को 1/4πε0 लिख सकते हो, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 से 4 कट जाएगा तो 2πε0 इंटू r, है ना। तो ये दोनों ही रिजल्ट वैलिड है। तो देखो आउटसाइड पॉइंट पर, चाहे वो हॉलो वायर हो चाहे वो सॉलिड वायर हो, उसके आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, मतलब डिक्रीज कर रही है। फिर हम सरफेस की बात करें, सेकंड पॉइंट, एट द सरफेस, एट द सरफेस, तो एट द सरफेस में स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा? जब आप सरफेस पे आ जाओगे बच्चों तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिख दो, तो आपका जो सरफेस होगा, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितनी हो जाएगी? E at surface will become 2k lambda by r, 2k lambda by कैपिटल आर, ठीक है, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर। और फिर थर्ड हमें कहां पे निकालना है बच्चों? इनसाइड, इनसाइड द वायर, है ना। तो यहाँ पे r इज लेस देन कैपिटल आर हो जाएगा, ये आपको समझ में आती है बात, है ना। यहाँ पे हम इनसाइड पे आ गए, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इस पॉइंट से पास होता हुआ गॉसियन सरफेस, और वायर के केस में हम गॉसियन सरफेस कैसा लेते हैं बच्चों? सिलेंड्रिकल, ये तो आपको पता ही है, ठीक। अब आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फिर से आपका E डॉट ds क्लोज लूप इंटीग्रल इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये लगाएंगे। लेकिन आप ध्यान से देखो, जब आप अंदर गए, ये रेड कलर की गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? पूरा का पूरा चार्ज, क्योंकि हॉलो सिलेंड्रिकल वायर है तो इसके सरफेस पर है, अंदर थोड़ी ना कोई चार्ज है, अंदर कोई चार्ज नहीं है बच्चों, पूरा का पूरा चार्ज कहाँ है? सरफेस, और सरफेस इस गॉसियन सरफेस से आउटसाइड है, बाहर है। तो इसका मतलब कि इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। जब आप इनसाइड आ गए, गॉसियन सरफेस, इस रेड कलर के गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, और कोई चार्ज नहीं है तो क्यू एनक्लोज्ड आपका कितना हो गया बच्चों? 0। तो इसका रिजल्ट 0 है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को भी इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू 0 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी बच्चों? 0, क्योंकि E डॉट ds है ना, तो सरफेस एरिया तो है, तो कौन 0 होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा बच्चों? 0 आएगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर है। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? 0। तो सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सिस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0, है ना। तो आई होप आपको ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, इसका हम ग्राफ भी बना लेते हैं, ग्राफ भी बना सकते हैं। देखें, ये जो आपकी एक्सिस वाली पॉइंट है, इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सिस ले लो, ये वाला पॉइंट जो होगा ये आपका R हो गया, और ये जो पॉइंट है बच्चों, ये R इज इक्वल टू कैपिटल R हो गया। अब आप ग्राफ बनाओगे तो इनसाइड पॉइंट पे क्या है? सेंटर से लेके सरफेस तक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बच्चों? 0 इनसाइड पॉइंट पर। फिर अचानक से मैक्सिमम हो गई, डिसकंटिन्यूटी है, अचानक से मैक्सिमम कितनी हो जाती है भाई? 2k लैम्डा बाई r, और उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करती है। लेकिन याद रहे, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रही है 1/r के रिस्पेक्ट में, 1/r स्क्वायर नहीं है जो आपके स्फीयर में होता था, हॉलो स्फीयर में, वैसे ही ग्राफ है, लेकिन यहाँ पे अंतर है, ये थोड़ा देर में डिक्रीज करेगा क्योंकि ये 1/r है। वहां पे हॉलो स्फीयर में ये जल्दी डिक्रीज कर जाता है क्योंकि वहां पर 1/r स्क्वायर होता है ना। तो ये थोड़ा सा अंतर है, बाकी ग्राफ का नेचर बिल्कुल सेम दिखाई देगा आपको, है ना। तो ये है आपका ग्राफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो चार्ज सिलेंडर और इन्फिनाइट वायर, इन्फिनाइट वायर जो हॉलो होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए, नेक्स्ट जो आपका पोर्शन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंड्रिकल इन्फिनाइट वायर, है ना। अब हमने उसको सॉलिड सिलेंडर मान लिया है, तो देखिए कैसे आएगा। यहां पर ऐसे, और ये बच्चों याद रखिएगा नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग, क्योंकि अगर ये नॉन कंडक्टिंग नहीं होगा तो सारा का सारा चार्ज कहां आ जाएगा? सरफेस पे, तो वो फिर हॉलो सिलेंडर जैसा ही वर्क करेगा, है ना। तो नॉन कंडक्टिंग है तभी चार्ज आपका वॉल्यूम में रह पाएगा, है ना। ये मैंने आपको स्फीयर में बता ही चुका हूं, इसलिए नॉन कंडक्टिंग मैंने लिख दिया। अब इसको आपने चार्ज किया, तो ये जो वायर है बच्चों, ये तो आपका इन्फिनाइट है, इन्फिनाइटली लार्ज है ना। और ये वाली जो बीच की लाइन है ये इस वायर की एक्सिस है, और अब हम मान रहे हैं कि ये जो वायर है ये सॉलिड है, मतलब चार्ज इनसाइड भी है वायर के, चार्ज्ड वायर है तो चार्ज इनसाइड भी है, मतलब वॉल्यूम में आपका चार्ज है। तो वॉल्यूम जब चार्ज होता है तो आप इसको कैसे डिफाइन करते हो बच्चों? रो कूलम पर मीटर क्यूब,
लेकिन आपको पता है कि जब हम आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये जो वायर है इसका पर यूनिट लेंथ की चार्ज निकालेंगे ना, इसका रेडियस आर है। मतलब जो वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड आती है जो हमने डेराइव की हुई है वो तो आपके लेमडा के टर्म्स में आती है, मतलब लेमडा कूलम पर मीटर। तो आप ऐसा सोच लो कि इसमें लेमडा कूलम चार्ज है पर मीटर में, तो आपको अगर रो से पर मीटर निकालना है तो इससे एरिया का मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे भाई तो आपका मीटर स्क्वायर और मीटर कट जाएगा तो आपको लेमडा मिल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप लेमडा निकाल सकते हो और लेमडा के टर्म्स में आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और कोई फॉर्मूला रो के टर्म्स में आएगा उसमें हम रो यूज कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अब ध्यान से देखो आप, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तीन जगहों पर फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड। तो देखिए वन बाय वन अपन उसको करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले वाला आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट मतलब जो आपका स्मॉल आर है वो ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा, रेडियस, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट आउटसाइड पॉइंट, तो आउटसाइड पॉइंट में स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो देखो बच्चों इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से आपने सॉल्व किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से एक गॉसियन सरफेस मानेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे, रो को आप लेमडा में चेंज कर लेंगे तो वही फॉर्मूला आएगा जो आप पहले इन्फिनाइट वायर का निकाल चुके हो। क्योंकि इन्फिनाइट वायर निकालते समय आपको कभी भी ये नहीं कहा गया था कि वो सॉलिड है कि हॉलो है, तो दोनों के लिए आंसर सेम है। जैसे आपका हॉलो सिलेंडर होता है और जैसे आपका हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर है, उन दोनों में भी आउटसाइड पॉइंट पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वैसे ही हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर दोनों में आउटसाइड सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो वो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, उसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, पहले ही हम डिराइव कर चुके हैं। ई आउटसाइड इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, 2k लैम्डा बाई स्मॉल आर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, है ना। दोनों तरीकों से लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। उसके बाद आप ध्यान से देखो, तो अगर हम किसकी बात करें, सरफेस की, तो सरफेस पे भी बहुत आसान है निकालना, आपको तो पता ही है। एट द सरफेस अगर हम बात करें तो एट द सरफेस जो आपका रेडियस सरफेस पे आएगा तो स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, कैपिटल आर। तो सिंपली आप जो फॉर्मूले में स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा बाई कैपिटल आर। तो ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया बच्चों, सरफेस का। उसके बाद फिर आप देखें थर्ड, हमें इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर निकालना पड़ेगा, इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर। तो देखो इनसाइड कैसे निकालेंगे, इनसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट, तो यहाँ पे r इज लेस देन कैपिटल आर हो जाएगा, ये भी आपको पता है, ठीक। तो यहाँ पे देखो हम अंदर एक पॉइंट ले लेते हैं, तो आपको पता है इसका जो रेडियस है r वो स्मॉल देन कैपिटल आर होगा, तो इससे पास होता हुआ हमें एक गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा बच्चों। तो हमने स्मॉल आर रेडियस का इस पॉइंट से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस मान लिया, जिसकी जो आपकी लेंथ है वो बच्चों l है और रेडियस तो आपको पता ही है स्मॉल आर है, स्मॉल आर दूरी पे निकालना था, है ना। तो उससे पास होता हुआ हमने गॉसियन सरफेस मान लिया। अब फिर से वही एप्लीकेशन लगा दो आप, हमें तो ये सॉल्व करना है, क्लोज लूप इंटीग्रल ई डॉट ds मस्ट बी इक्वल्स टू q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे देखो बच्चों ये सिमेट्री है, तो इसमें रेडियली आउटवर्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये हमने पहले वायर में देखा हुआ है, इसलिए सिलेंड्रिकल सरफेस माना है। तो एरिया वेक्टर भी कर्व सरफेस में बाहर की ओर है, तो सर्कुलर सरफेस में एरिया वेक्टर ऊपर और नीचे होगा जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और कर्व सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एरिया वेक्टर 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। मतलब आप इसको तीन तरीकों में तोड़ सकते हो, है ना। ये आपका टॉप सरफेस, ये बॉटम सरफेस और ये आपका कर्व्ड सरफेस। तो आप इस इंटीग्रेशन को बच्चों तीन तरीकों से लिख सकते हो एडिशन में, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एक तो आपका हो गया इंटीग्रेशन, है ना। अब यहाँ पे सर्कल नहीं लगेगा, इंटीग्रेशन टॉप सरफेस ई ds, टॉप सरफेस पे ई और ds के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम cos 90, तो ये cos 90 की वजह से 0 हो जाएगा, है ना। फिर हम बॉटम सरफेस के लिए लिखेंगे बॉटम, तो ई ds cos 90, तो बॉटम सरफेस में भी आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी रहेगी, एरिया वेक्टर नीचे होगा, तो 90 बन जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो आपका कौन सा इंटीग्रेशन बचेगा बच्चों, कर्व्ड सरफेस वाला। तो कर्व सरफेस का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका ई ds, और कर्व सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियल है और एरिया वेक्टर भी रेडियल है, तो cos 0, है ना। और ये किसके बराबर है, q एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो
ये पूरे इंटीग्रल को सॉल्व करने पे यही बचा। इससे अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि सिमेट्रिक है, बराबर बराबर दूरी पर है, तो हम सेम मान सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इंटीग्रल ds कर्व्ड सरफेस एरिया cos 0 की वैल्यू बच्चों 1 और ये q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब q एनक्लोज्ड देखो बच्चों, अब यहां पर क्योंकि वॉल्यूम एनक्लोज्ड है तो उस वॉल्यूम के चार्ज निकालने के लिए अब रो का यूज करना पड़ेगा। तो देखो ये जो सिलेंडर है इसका तो वॉल्यूम होता है कितना भाई, आपको तो पता ही है, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू एल होता है, और पर यूनिट वॉल्यूम कितना चार्ज है, रो। तो आप अगर इस रो को जो इस रेड कलर के सरफेस के अंदर वॉल्यूम है वही तो क्यू एनक्लोज है, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्यू एनक्लोज मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे रो का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये जो वॉल्यूम है रेड कलर का उतना ही चार्ज अंदर है, बाकी का चार्ज बाहर आ गया है। तो रो इंटू पाई स्मॉल आर, रेड कलर के जो सरफेस है उसका रेडियस स्मॉल आर है, इंटू एल, है ना बच्चों, एल है, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये ई इनसाइड इंटीग्रेशन कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन कर्व सरफेस एरिया कितना होता है भाई, 2 पाई आर एल, है ना, गॉसियन सरफेस का कर्व सरफेस एरिया निकालना था। और इस इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं, रो पाई आर स्क्वायर इंटू एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से देखो बच्चों क्या क्या कट जाएगा, पाई आर, पाई एक आर कैंसल, एल भी कैंसल हो गया ना। तो यहां से ई इनसाइड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर वो आ जाएगा, देखो बच्चों, रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और 2 नीचे चले जाएगा तो रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे देखो बच्चों इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, जैसा कि आपका नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में भी आया था। तो ऐसा ही रिजल्ट आपका नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर में भी आ रहा है ना। थोड़ा थोड़ा बस फॉर्मूले में चेंज है, वहां नीचे 3 आता था, यहाँ पे नीचे 2 आ रहा है, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी सेम तरीके से। उसके बाद आप ध्यान से देखो तो आप सेंटर पे देखें तो सेंटर पे आपका क्या हो जाएगा बच्चों, जो आर है वो 0 हो जाएगा। एक्सिस पे देखें, एक्सिस पे, सेंटर नहीं लिखना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ वायर। तो एक्सिस ऑफ वायर पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो ये आपको 0 मिलेगी, क्योंकि आर की वैल्यू 0 एक्सिस पर, है ना। फिर इसका अगर चाहें तो आप ग्राफ भी बना सकते हो, ये एक्सिस के अलोंग आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है और एक्सिस से आर दूरी पर, तो आर वर्सेस जी का आप ग्राफ भी बना सकते हो। और ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, ये आपका स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर है, क्योंकि ये सरफेस वाला पॉइंट है। तो यहां से जब आप बनाएंगे तो देखिए इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, मतलब स्ट्रेट लाइन, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो स्ट्रेट लाइन। और बढ़ते बढ़ते इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते बढ़ते सरफेस पे मैक्सिमम होती है, विच इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाई कैपिटल आर। और उसके बाद फिर ये घटना चालू होती है इस तरीके से, और इन्फिनाइट पे 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, जबकि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था। और अंदर बीच में मतलब इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर, ये प्रोपोर्शनल टू आर है, इसलिए स्ट्रेट लाइन है ना। तो ये इसका ग्राफ हो गया और ये इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर निकालते हैं और ग्राफ कैसे बनाते हैं। अब देखो पोटेंशियल हमें बताना है नेक्स्ट स्ट्रक्चर का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो चार्ज स्फीयर, हॉलो चार्ज स्फीयर। और आपको याद होगा कि हॉलो चार्ज स्फीयर में मैंने आपको बताया था कि 3 कैटेगरी आ जाती है। आपका कौन कौन सा स्फीयर हो जाएंगे इसमें, एक आपका कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, एक नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, एक आपका कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा। और कई बार बच्चों इसको शेल भी बोलते हैं, चार्ज स्फेरिकल शेल। तो कंफ्यूज मत होना, शेल का मतलब हॉलो चार्ज स्फीयर ही होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखो अब इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, सॉरी पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ। तो ये मान लीजिए आपका चार्ज हॉलो स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है बच्चों, आर, और ये पूरा चार्ज है इस तरीके से ऐसे। तो ये हमने चार्ज कर दिया, ठीक। अब इसके कारण 3 जगहों पे पोटेंशियल निकाला जाता है, जैसे 3 जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जा सकती थी ना बच्चों, वैसे यहाँ पे 3 जगह पे आप पोटेंशियल निकाल पाओगे। एक आउटसाइड द स्फीयर,
एक ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर और एक बच्चों आपका कहां, इनसाइड द स्फीयर, है ना। तो हम तीन जगहों पे निकालते हैं पोटेंशियल। तो देखिए कैसे निकालेंगे हॉलो चार्ज स्फीयर के कारण। तो यहां पे फर्स्ट लिख लेते हैं हम लोग, फर्स्ट एट आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड आउटसाइड द हॉलो चार्ज स्फीयर, है ना। उसके लिए अगर निकालें तो बताओ आउटसाइड का मतलब क्या हुआ कि जो स्मॉल आर है इट इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब रेडियस से स्मॉल आर बड़ा है ना। यानी कि हम किसी पॉइंट बाहर पे चले गए तो ये स्मॉल आर दूरी, सेंटर से स्मॉल आर दूरी मान ली, तो स्मॉल आर किससे बड़ा है अभी आपका बच्चों, कैपिटल आर से, उसी को आउटसाइड द स्फीयर बोलेंगे। तो कितना पोटेंशियल होगा, मान लो आर दूरी पे यहाँ पे ये पॉइंट ए है बच्चों, है ना। तो आपको याद हो पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि अगर आप किसी चार्ज को +1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट ए तक लेके आए, इंफिनिटी से किसी पॉइंट ए तक लेके आए, तो जो वर्क डन होगा वही वर्क डन पोटेंशियल देगा, उस पॉइंट का क्या देगा बच्चों, पोटेंशियल, अगर +1 कूलम चार्ज को लेके आए। अब आप याद करो जब हमने इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी आउटसाइड, तो वहां पर एक नोट लिखा था हमने कि जब भी हॉलो चार्ज स्फीयर के आउटसाइड हो आप, आउटसाइड वाले पॉइंट पर, तो इस हॉलो चार्ज को आप कंसंट्रेटेड कर सकते हो एट द सेंटर। यानी इस हॉलो चार्ज को आप, अगर इस चार्ज हॉलो स्फीयर का जो चार्ज है वो क्यू है, तो इस क्यू को पॉइंट चार्ज मान सकते हो, कंसंट्रेटेड एट सेंटर। मैंने बताया था क्योंकि रिजल्ट वही आते हैं। तो अगर आप सोचो इस हॉलो चार्ज को कंसंट्रेटेड एट सेंटर मान लो, पॉइंट चार्ज मान लो, तो इस पॉइंट चार्ज से ये कितनी दूरी पर है, ये पॉइंट स्मॉल आर दूरी पर। तो इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को लाने में ए पॉइंट पे कितना वर्क डन होगा, कितना पोटेंशियल होगा। तो बच्चों वो तो वही होगा जो पॉइंट चार्ज के कारण होता है आर दूरी पर, क्योंकि ये हॉलो चार्ज स्फीयर जो है वो पॉइंट चार्ज है कंसंट्रेटेड एट सेंटर। तो पोटेंशियल एट आउटसाइड सरफेस, तो सिंपली आ गया भाई, पोटेंशियल एट आउटसाइड द hollow charge sphere is given by considering hollow charge sphere as a point charge concentrated at center। तो a दूरी पर r दूरी पे कितना होता है बच्चों, k q बाई r, या फिर इसी को लिख सकते हो आप q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, है ना। तो आई होप ये आपका क्लियर होगा, है ना। तो आउटसाइड क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर हम कहाँ निकालेंगे बच्चों, सेकंड केस में एट द सरफेस, एट द सरफेस। तो आपको पता है जब एट द सरफेस निकालना है तो स्मॉल आर किसके बराबर होगा बच्चों, इस पॉइंट पे आ गया ये बी पॉइंट, बी पॉइंट, बी तो सरफेस पे है ना पॉइंट, तो बी पॉइंट पर आपका बच्चों कितना हो जाएगा ये, तो r इज इक्वल टू आर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो बी पॉइंट का मतलब क्या है कि आप जब इंफिनिटी से 1 कूलम चार्ज को बी तक लेके आए, बी तक +1 कूलम चार्ज को बी तक लेके आए, तो जो पोटेंशियल, जो एनर्जी स्टोर हुई होगी वो पोटेंशियल होगा सरफेस पर। तो सरफेस पर पोटेंशियल हो जाएगा बच्चों, जब स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल आर लिख दोगे तो ये हो जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर, या फिर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर, है ना। तो आई होप क्लियर है आप लोगों को। उसके बाद ध्यान से देखो, तो थर्ड आप कहां लिखोगे बच्चों, इनसाइड। अब बताइए इनसाइड द सरफेस कितना होगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस आपका पोटेंशियल कितना होगा, इनसाइड द सरफेस मतलब r इज लेस देन कैपिटल आर, कितना होगा। जैसे कोई पॉइंट हम यहाँ पे मान लेते हैं ना, c तो सेंटर मान लिया, तो इनसाइड कोई पॉइंट मान लेते हैं d, जो कि r दूरी पर है। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो स्मॉल r है ये लेस देन कैपिटल R होगा। तो इस d पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा बच्चों इनसाइड, खुद सोचें कितना हो सकता है। तो कई बच्चों के मन में आता है सर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल जीरो है। देखो मैंने अभी नोट लिखवाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का कतई मतलब नहीं है कि पोटेंशियल जीरो है, यहाँ भी नहीं है, वो ऐसा लग जरूर रहा है लेकिन है नहीं। एक्चुअली में क्या होगा कि आपका जो पोटेंशियल है डी तक, वो 1 कूलम चार्ज को आप इंफिनिटी से, तो बच्चों इनसाइड द सरफेस हमें निकालना है, तो ये स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर हो गया। अब देखो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है कि आप इंफिनिटी से डी पॉइंट तक, इंफिनिटी से डी पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज लेके आओ, तो आपका क्या मिल जाएगा बच्चों, इनसाइड द पोटेंशियल, इनसाइड का पोटेंशियल मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम
potential inside the surface is given by work done on 1 coulomb charge from infinity to point D प्लस 1 कूलम चार्ज पे जो वर्क डन करोगे आप इंफिनिटी से डी तक। अच्छा, इंफिनिटी से डी तक का वर्क डन हम तोड़ सकते हैं दो रास्तों में, यानी वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू बी करा लें और बी से वर्क डन बी से डी तक करा लें। तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, वर्क डन ऑन 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू बी प्लस वर्क डन ऑन 1 कूलम चार्ज फ्रॉम बी टू डी, है ना। मैंने इस पूरे पाथ को दो रास्तों में तोड़ दिया। भाई इंफिनिटी से डी तक लाने में जो वर्क डन है उसको निकालना था 1 कूलम पे, तो मैंने पहले 1 कूलम को कहां तक लेके आया, बी तक, और फिर बी से 1 कूलम को प्लस 1 कूलम को कहां ले गया बच्चों, डी तक। तो यहां से देखो इंफिनिटी से बी तक लाने में तो वो सरफेस का पोटेंशियल है, तो ये कुछ नहीं है, इंफिनिटी से बी जो है ये आपका सरफेस का पोटेंशियल है, ये वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू बी एक्चुअली में सरफेस का पोटेंशियल है। डी इनसाइड इज इक्वल्स टू सरफेस का पोटेंशियल है के क्यू बाई आर, है ना, और प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू डी। तो जब आप चार्ज को बी टू डी लेके आए प्लस 1 कूलम के कारण, तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा बच्चों, बी टू डी। तो याद रखेंगे बच्चों यहाँ पे वर्क डन जीरो होगा। क्यों, बी से डी में क्यों जीरो हो गया, क्योंकि जब आप इसको अंदर लेके आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी हो चुकी है आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज सरफेस कितनी होती है, जीरो, ये हम पहले निकाल चुके हैं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इस 1 कूलम पे कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, और जब कोई फोर्स लगेगा ही नहीं तो वर्क डन कैसे होगा, बिना फोर्स के वर्क डन नहीं हो सकता। तो इनसाइड जब आ जाएगा चार्ज 1 कूलम चार्ज तो उसपे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो चुकी है, इसलिए वर्क डन भी बी से डी कैसा होगा बच्चों, जीरो। तो ये वर्क डन यहाँ पर जीरो है। तो इनसाइड द पोटेंशियल चार्ज सरफेस के कितना आ गया बच्चों, चार्ज हॉलो स्फीयर के के क्यू बाई आर। अब देखो आप बी पे ले जाओ, अंदर किसी भी पॉइंट पे ले जाओ, अंदर का तो हमेशा ही वर्क डन जीरो है, मतलब इंफिनिटी से बी तक का वर्क डन ही कैलकुलेट होगा। इसका मतलब अंदर जो है के क्यू बाई आर वो हमेशा कांस्टेंट होगा। इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट है विच इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। इसका मतलब सेंटर पे भी पोटेंशियल के क्यू बाई आर है, क्योंकि आप सोचो बी से सेंटर तक लाओ तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो कोई वर्क डन नहीं, लेकिन इंफिनिटी से बी तक लाने में वर्क डन हो चुका है के क्यू बाई आर। तो अंदर हर जगह पे सेंटर से लेके सरफेस तक आपका पोटेंशियल कांस्टेंट है, और जैसी सरफेस के बाहर गए तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो पोटेंशियल घटेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो आप ध्यान से देखो, तो मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूं। अब मैं यहाँ पे वो वाला ग्राफ भी बना लेता हूं बच्चों एक बार, जो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का बताया था, क्योंकि जरूरी है, दोनों का कंपैरिजन भी हो जाएगा यहाँ से ई वर्सेस आर का, और नीचे हम ग्राफ बनाएंगे पोटेंशियल वर्सेस आर का। और ये वाला जो पॉइंट है ये आपका स्मॉल r इज इक्वल टू आर है, सरफेस वाला पॉइंट है ना, इसी पॉइंट को हम नीचे एक्सटेंड कर लेते हैं, तो ये r इज इक्वल टू आर वाला पॉइंट है। अब याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा था, उसका तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, तो ये तो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, फिर अचानक मैक्सिमम हुआ था, याद करो आप, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये मैक्सिमम हो गया था, है ना। और उसके बाद फिर वो डिक्रीज कर रहा था, कैसे डिक्रीज कर रहा था बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, याद होगा। और यहां से देखो जीरो से ही अचानक इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाती थी, तो डिसकंटिन्यूटी थी, है ना, ये मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाले ग्राफ में बताया था। जबकि पोटेंशियल का ग्राफ देखो, सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट है, देखो बच्चों पोटेंशियल कांस्टेंट है कितना, के क्यू बाई आर, पोटेंशियल कांस्टेंट है। फिर सरफेस के जैसे ही बाहर जाता है तो आपका पोटेंशियल डिक्रीज होता है ऐसे, क्योंकि पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब देखो इन दोनों ग्राफ में आपको समझ में आ रहा होगा कि पोटेंशियल जो है वो थोड़ा धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, और ये धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो ये भी देखना, ये वेरिएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिक्रीज है वो जल्दी होगा, क्योंकि वो डिपेंड हो करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जबकि पोटेंशियल का थोड़ा सा धीरे धीरे होगा क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो ये भी एक रिलेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी डिक्रीज करता है कंपैरेटिवली टू पोटेंशियल आउटसाइड द सरफेस, है ना। तो बच्चों ये ग्राफ है, ग्राफ के बीच में रिलेशन है, तो पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो चार्ज स्फीयर मैंने आपको समझा दिया। तो ये हमेशा दोनों ग्राफ आप याद रखेंगे, बड़े ही इंपॉर्टेंट है, और तीनों जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड और तीनों जगह पर पोटेंशियल भी आप लोग याद रखेंगे, है ना। तो बच्चों अब पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर हम लोग निकालेंगे। हॉलो स्फीयर के लिए तो हमने निकाल दिया, इसके लिए और निकाल देते हैं ना।
तो जल्दी से देखिए, यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले तो स्फीयर बना लेते हैं। अब ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, तो ऑब्वियस सी बात है पूरे इनसाइड तक इसमें चार्ज होगा, और मान लीजिए इसमें वॉल्यूम में भी चार्ज है, और टोटल जो चार्ज होगा इसका, लेट्स सपोज टोटल चार्ज हम मान लेते हैं Q। इस स्फीयर पे जो टोटल चार्ज है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे, उसको हम कितना मान लेते हैं बच्चों, Q, कैपिटल Q, है ना। हालांकि हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी निकाली है तब हमने रो भी मानी थी डेंसिटी, लेकिन यहाँ पे रो की जरूरत पड़ेगी नहीं, जो फॉर्मूलेज है वो Q के टर्म्स में होते हैं, इसलिए हम वैसे ही याद रखेंगे। और आपको पता है इसका एक सेंटर होगा, और यहाँ से ये सरफेस तक जो रेडियस है उसकी बच्चों, इसकी रेडियस हम मान लेते हैं चार्ज Q है और रेडियस R है ना। अब यहाँ पर फिर से आप पोटेंशियल कितनी जगहों पर निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी निकाला है 3 जगहों पर, आउटसाइड, सरफेस, इनसाइड, और बाद में सेंटर के लिए भी लिख लेंगे, है ना। इनसाइड वाले में सेंटर भी आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आउटसाइड देखें। तो आउटसाइड पॉइंट का क्या मतलब होता है बच्चों, आउटसाइड पॉइंट का मतलब ये होता है कि जो स्मॉल आर है, सेंटर से जो आउटसाइड वाले पॉइंट की दूरी है वो रेडियस से बड़ी होगी, तो आउटसाइड पॉइंट हो गया ना। तो यहाँ पे फर्स्ट लिखते हैं हम, कहाँ पे पोटेंशियल निकालना है बच्चों, आउटसाइड द स्फीयर, दैट इज स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक, तो यहाँ पे निकालते हैं। अब याद करो जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली हमने तब हमने पढ़ा था कि सॉलिड चार्ज स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड चार्ज स्फीयर भी एक्टिंग लाइक अ पॉइंट चार्ज कंसंट्रेटेड सेंटर। जब हम आउटसाइड वाले पॉइंट पे होते हैं तो जो पूरा सॉलिड चार्ज स्फीयर होता है वो कंसंट्रेट होकर पॉइंट चार्ज की तरह महसूस होता है सेंटर पर, है ना। तो इस पूरे को सेंटर पे पॉइंट चार्ज मान लो, और पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी आर दूरी पर आप जानते ही हो कि कितना पोटेंशियल होता है बच्चों, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो वो हमें पता है, तो हमें पोटेंशियल आउटसाइड डायरेक्टली मिल जाएगा। तो पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी आर दूरी पर जो आपका पोटेंशियल है वो हो जाएगा के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, या फिर इसी को क्या लिख सकते हो, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, है ना बच्चों। तो एक तो ये हो गया। फिर सेकंड हमें कहाँ निकालना है, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, एट द सरफेस, एट द सरफेस। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा, है ना। ये तो आपको पता ही है, स्मॉल सरफेस पर स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो वी एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, के क्यू बाई कैपिटल आर, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। ठीक, उसके बाद फिर थर्ड कहाँ निकालना है बच्चों, इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस। अब इनसाइड द सरफेस कैसे निकालेंगे, इसमें स्मॉल आर जो है वो लेस देन कैपिटल आर हो जाता है। अब इनसाइड द सरफेस देखें बच्चों, है ना। तो देखो ये वाला पॉइंट, सरफेस पे पॉइंट मान लो ए है, और इनसाइड कोई पॉइंट है मान लो बी। तो बी पॉइंट पे हमें पोटेंशियल चाहिए, मतलब सेंटर से ये जो बी पॉइंट की दूरी है ये स्मॉल आर ले लेते हैं, है ना बच्चों, और ये ए है। तो पोटेंशियल निकालने की डेफिनेशन क्या है जो हमने सीखी हुई है, कि अगर इन्फिनिटी पे हमने रेफरेंस लेवल माना तो इन्फिनिटी से +1 कूलम चार्ज को, बच्चों कितने कूलम चार्ज को, +1 कूलम चार्ज को आप पहले ए तक लेके आओ। याद करो हमने अभी उसमें हॉलो स्फीयर में ऐसा किया था। सरफेस तक लेके आओ तो जो वर्क डन होगा वो सरफेस का पोटेंशियल हो जाएगा। फिर सरफेस से आप अंदर की ओर लेके आओ तो ए से बी तक लेके आओ। अब यहां से बच्चों किसी भी पाथ से ले आओ, आपको तो पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो किसी भी पाथ से ले जाओगे तो वर्क डन चेंज नहीं होता है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो पहले हम इंफिनिटी से बी ए तक लाते हैं और फिर ए से बी तक लाते हैं इनसाइड में। जो टोटल वर्क डन होगा वही स्टोर हो जाएगा +1 कूलम पे। किस पे टोटल वर्क डन, +1 कूलम पे जो टोटल वर्क डन होगा वो स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एट द पॉइंट बी या फिर इनसाइड। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों इसी चीज को, कि जो पोटेंशियल इनसाइड द सरफेस है वो क्या है, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए ऑन 1 कूलम चार्ज प्लस वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। तोड़ लेते हैं हम दो रास्तों में, पहले इंफिनिटी से ए लाते हैं फिर ए से बी ले आएंगे।
है ना। तो जो भी टोटल वर्क डन होगा वो हमारा पोटेंशियल होगा इनसाइड। तो इसको अब सॉल्व करने की बात है। तो ये तो हमें पता है भाई कि वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए, मतलब इंफिनिटी से सरफेस तक आए तो जो स्टोर हुआ पोटेंशियल वो सरफेस का पोटेंशियल हुआ। सरफेस का पोटेंशियल हमें पता है, तो ये तो v पोटेंशियल एट सरफेस के बराबर है, विच इज इक्वल्स टू के क्यू बाई कैपिटल आर। तो इन्फिनिटी टू ए तो पता चल गया। अब बारी आती है कि हमें ए से बी निकालना है, कितना पोटेंशियल हुआ है ना बच्चों। तो हम निकालते हैं वर्क डन ऑन 1 कूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी। अब देखो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें मूव कराना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, क्योंकि आपको याद हो बच्चों अंदर किसी भी x दूरी पर या किसी भी r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था के क्यू आर बाई या के क्यू एक्स बाई आर क्यूब, अगर आपको याद हो के क्यू स्मॉल आर बाई आर क्यूब, है ना। ये हमने निकाला था, मतलब वेरिएबल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी ना इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो जैसे जैसे दूरी चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगी, मतलब फोर्स वेरिएबल लगाना पड़ेगा बच्चों, है ना। फोर्स कैसा लगाना पड़ेगा, वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे, किसी भी x दूरी पे चले जाओ आप, तो यहाँ पे x दूरी पे जाके आपने बहुत स्मॉल अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट किया, स्मॉल अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट ऐसे पीछे की तरफ dx का। अब देखो इस पे जब फोर्स लगेगा, आपको इसको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगेगी, तो आपको फोर्स ऐसे पीछे की तरफ लगाना पड़ेगा, इसको धीरे 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 लाके। तो जो आपके एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो एग्जैक्टली उस मैग्नीट्यूड के बराबर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रही है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 कूलम पे तो फोर्स बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ही होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, यानी एक्सटर्नल फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो यहां से हमें एफ एक्सटर्नल मिल जाएगा, है ना बच्चों। और वो भी वेरिएबल होगा, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी तो डिस्टेंस चेंज होगी, तो एफ एक्सटर्नल भी हमें वेरी करना पड़ेगा। और क्योंकि इसको बहुत स्लोली लाना है, क्योंकि हम इतनी सारी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, एक्सेलरेशन नहीं प्रोवाइड करना है, तो हम इसको धीरे 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 धीरे, तो एक्स एफ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं इंटीग्रेशन एफ एक्सटर्नल डॉट डी एक्स वेक्टर। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं बच्चों। तो मैग्नीट्यूड क्या है, एफ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, क्योंकि फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज तो यही होगा, तो वही एफ एक्सटर्नल के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, उसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला हमने पहले निकाला हुआ है। तो के क्यू एक्स अपॉन, मतलब यहाँ पे r होता था लेकिन अभी x दूरी पे है तो हम x ले लेंगे, अपॉन कैपिटल आर क्यूब। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, मैंने बताया था, इसको याद रखना आप लोग, हम लोग पोटेंशियल डिराइव करते समय इसका यूज लेंगे। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब वापिस आ जाते हैं, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी हम लिखेंगे। तो देखो बच्चों एफ एक्सटर्नल, तो आप लिख लो के क्यू एक्स अपॉन आर क्यू, फिर मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। लेकिन बच्चों यहाँ पे dx जो है वो माइनस साइन के साथ है, देखो। और cos, देखो f एक्सटर्नल और जो आपका dx है वो एक ही डायरेक्शन में है, तो cos तो 0 है। अब ये माइनस साइन क्यों आया dx में, याद करो, ये मैंने जब आपको पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन कराया था तब बताया था कि भाई ये माइनस dx इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो ये जो dx है ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन है ना, फाइनल x माइनस इनिशियल x, तो वो घट रहा है। देखो x घट रहा है, जब आप dx चले पीछे की तरफ तो x की वैल्यू घट रही है, तो फाइनल आपका छोटा है और इनिशियल बड़ा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो dx को नेगेटिव के साथ लेना पड़ेगा। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, ठीक। तो यहाँ तक अब हमने सॉल्व कर लिया, तो इसके आगे भी सॉल्व करते हैं जल्दी से। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, और के क्यू अपॉन आर क्यूब, ये सब कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएंगे, अंदर बचेगा सिर्फ क्या बच्चों, x dx, है ना। तो आपका x dx अंदर बचा है बच्चों। अब इसको फर्दर अपन सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, देखो बच्चों हमें a टू b जाना है, तो a पर जो x की वैल्यू है वो रेडियस के बराबर है, रेडियस, क्योंकि a पॉइंट तो सरफेस पे ना, और b पर x की वैल्यू स्मॉल r की वजह, तो हमें
ए से बी जाना था तो ए पर एक्स की वैल्यू, तो इनिशियल लिमिट हो गई रेडियस ऑफ द स्फीयर, और हमें आर दूरी तक जाना है तो एक्स की वैल्यू फाइनल लिमिट आर हो गई, तो कैपिटल आर टू स्मॉल आर। ठीक, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब वर्क डन फ्रॉम ए टू बी कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस के क्यू बाई आर क्यू। और आप एक बार बताओ एक्स डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू, तो बाई टू को अपन बाहर ले लेते हैं तो अंदर सिर्फ बचा एक्स स्क्वायर, और इसकी लिमिट लगा देते हैं कैपिटल आर टू स्मॉल आर। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी यहाँ से कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो के क्यू अपॉन टू आर क्यू, यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, है ना बच्चों। अब इसको आप क्या करो, माइनस साइन को अंदर ले जाओ, तो इसी फॉर्मूले को आप ऐसा भी ले सकते हो, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू के क्यू बाई टू आर क्यूब कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये आपका वर्क डन फ्रॉम ए टू बी आ गया, और ये आपने वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए लिखा था। तो अब इन दोनों का जो समेशन है वही तो आपका पोटेंशियल इनसाइड है। तो इनसाइड पोटेंशियल हमारे पास आया, इनसाइड पोटेंशियल वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए which has the value kq by r plus work done from a to b has the value kq by 2r cube कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, है ना बच्चों। अब आप उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप और अच्छे से इस रिजल्ट को लिख सकते हो, है ना। तो देखो एक काम करते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो फिर रिजल्ट लिख लेंगे हम। जैसे ये के क्यू बाई आर हो गया, और ये प्लस आपका यहाँ पे देखोगे तो ये हो जाएगा के क्यू, देखो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर तो कुछ नहीं बचेगा, आर स्क्वायर और आर क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, तो ये के क्यू बाई टू आर बचेगा, के क्यू बाई टू आर, है ना बच्चों। और माइनस फिर यहां से देखोगे तो ये आपका के क्यू बाई टू आर क्यूब है, ठीक। और यहाँ पे स्मॉल आर का स्क्वायर बचेगा। तो आप इन दोनों को अब ऐड कर सकते हो, जब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो वन प्लस हाफ थ्री के क्यू बाई टू आर बचेगा, है ना बच्चों। और माइनस यहाँ पे बचेगा के क्यू आर स्क्वायर बाई टू आर क्यूब। अब एक काम करो, कॉमन जो आ रहा है वो कॉमन ले लो, तो के क्यू बाई आर ये बच्चों कॉमन बच गया, दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, एक्चुअली में टू आर कॉमन आ जाएगा, दोनों जगह टू आर कॉमन है। यहाँ पे बचेगा मात्र थ्री, माइनस यहाँ पे बचेगा बच्चों आर स्क्वायर अपॉन, यहाँ से एक आर बाहर आ गया तो ये कैपिटल आर स्क्वायर। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज द पोटेंशियल इनसाइड द सरफेस। देखो ये आपका पोटेंशियल है इनसाइड द सरफेस, कितना के क्यू बाई टू आर ब्रैकेट में थ्री माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। और अगर आप सेंटर पे निकालना चाहो तो सेंटर पे आपको पता है कि आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो पोटेंशियल एट सेंटर भी निकाल सकते हो। पोटेंशियल एट सेंटर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो आर की वैल्यू जीरो पुट कर दो तो ये आ जाएगा थ्री के क्यू बाई टू आर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थ्री बाई टू इज 1.5 के क्यू बाई आर, 1.5 के क्यू बाई आर। तो ये इस तरीके से। अब देखो इनके हमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं, वो इंपॉर्टेंट है, तो ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे ऐसी लाइन खींच लेते हैं। पहले मैं एक ग्राफ बनवा चुका था आपको इसका, विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस बच्चों कौन सा ग्राफ था, आर का। यहाँ पे स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो गया, फिर यहाँ पे आर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस सॉरी पोटेंशियल वर्सेस आर का निकाल देते हैं, और यही सरफेस वाला पॉइंट नीचे एक्सटेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आर इज इक्वल्स टू स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर हो गया। अब यहाँ पे देखो बच्चों, हमने जब बनाया था डायग्राम ग्राफ तो ये बनाया था, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आर हुई थी, फिर सरफेस पे वो मैक्सिमम हो गई थी, है ना। मैक्सिमम कितनी हो गई थी, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और फिर वो डिक्रीज कर रही थी, ऐसे डिक्रीज कर रही थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर स्क्वायर। वैसे हम इसके लिए निकालें, देखो यहाँ पे सरफेस पे सेंटर पे देखो बच्चों, अगर मैं सरफेस की बात करूं, सरफेस की, तो सरफेस पे आपका पोटेंशियल है के क्यू बाई कैपिटल आर,
और अगर मैं सेंटर की बात करूं, सेंटर पे, ये सेंटर वाला पॉइंट है ना, सेंटर से हमने एक्सिस लिए, तो सेंटर पे 1.5 kq/r है, देखो, यानी सरफेस से ज्यादा, यानी सरफेस से ज्यादा पोटेंशियल है कहाँ पे, सेंटर पे, और होना भी चाहिए था। आप सोचो, क्योंकि अब यहाँ पर जब आप इंफिनिटी से सरफेस तक लाए वो तो पोटेंशियल ऐड हुआ ही, और जब आप अंदर ले गए तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं थी, तो और वर्क करना पड़ा, तो पोटेंशियल बढ़ना चाहिए था, देखो बढ़ गया। आपका जो आंसर आ रहा है वो 1.5 kq/r आ रहा है, मतलब बढ़कर आ रहा है आंसर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1.5 kq/r। अब देखो बच्चों, यहां से इस सरफेस के पॉइंट को जोड़ेंगे कैसे, नेचर क्या होगा, तो देखो ये जो इनसाइड वाला पोटेंशियल है, अगर आप इसमें स्मॉल आर देखो तो इसका स्क्वायर है, और आप जानते हो कि जब y और x में रिलेशन होता है और x का स्क्वायर होता है तो पैराबोलिक नेचर आता है ना, तो वैसे ही नेचर है, पैराबोलिक नेचर फॉलो करेगा, क्योंकि पोटेंशियल इनसाइड की पावर 1 है और r की पावर 2 है। आई होप आपको पता है थोड़ा सा कोऑर्डिनेट्स के बारे में। तो ये ऐसे पैराबोला इस तरीके से, मतलब ये जो कर्व है ये पैराबोलिक कर्व है, ये इस तरीके से ऐसे सरफेस पे जुड़ेगा, और उसके बाद फिर सरफेस पे आउटसाइड क्या हो रहा है बच्चों, देखो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, है ना, कहाँ पे था, हाँ ये इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो ये ऐसे डिक्रीज होगा, यहाँ पे पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अच्छा, डिक्रीज होने में टाइम कौन ज्यादा लेगा, मतलब धीरे धीरे कौन डिक्रीज होगा, पोटेंशियल, और जल्दी जल्दी कौन डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, जबकि आपका पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो आई होप आपको ये ग्राफ्स क्लियर होंगे जो हमने बनाए। तो ये ग्राफ भी बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार तो सिर्फ ग्राफ ही डायरेक्टली पूछ लेता है वो, और सही ग्राफ का ऑप्शन बताना होता है, सिर्फ टिक करना होता है ना, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। अगर डेरिवेशन ना भी याद हो तो कम से कम आप इसके रिजल्ट तो याद ही रखिएगा और ग्राफ याद रखिएगा, है ना, वो बड़े काम आ जाते हैं अपने। तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।